हेलो गाइस, वेलकम टू आईएएस नाउ। इस वीडियो में हम 2013 के सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस के प्रीलिम्स पेपर के क्वेश्चन नंबर 51 से क्वेश्चन नंबर 100 तक एनालिसिस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट्स की यहाँ पे बात हो रही है। पहला स्टेटमेंट है कि इसमें लोकसभा से 25 मेंबर से ज्यादा नहीं होते। स्टेटमेंट यहाँ पे ये बिल्कुल गलत है। ओवरऑल मेंबर ही इसमें 22 होते हैं, लोकसभा से 15, राज्यसभा से 7। ठीक है, पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, पहला गलत है तो ए भी गया, डी भी गया, बचा बी और सी। ये गवर्नमेंट के अप्रोप्रिएशन और फाइनेंस अकाउंट को स्क्रूटनाइज करता है, बिल्कुल सही। कैग की रिपोर्ट को एग्जामिन करता है, बिल्कुल सही, क्योंकि कैग का ये फ्रेंड भी कहलाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 2 और 3। सेकंड क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं हमारे। भक्ति सेंस की यहाँ पे बात हो रही है। दादू दयाल, गुरु नानक, त्यागराजा, इनमें से कौन अपना संदेश फैला रहा था, प्रीच कर रहा था जब लोधी डायनेस्टी गिरी और बाबर ने राज जमाना शुरू किया? तो पहले इनके ईयर्स देख लेते हैं, टाइमलाइन देख लेते हैं। देखिए, गुरु नानक का जो जन्म, गुरु नानक का जो टाइमलाइन थी वो ये थी, ऊपर जो है यहाँ पे थोड़ी सी इंटरचेंज हो गई, और दादू दयाल की नीचे है सेकंड वाली। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो लोधी डायनेस्टी गिरी और बाबर आया, ये हुआ 1526 में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 1526 का किससे मैच कर रहा है? गुरु नानक से। 1469 से 1539 के बीच में गुरु नानक की टाइमलाइन मैच हो रही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 2 ओनली। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। विद रेफरेंस टू फूड चेन, फूड चेन की यहां पे बात हो रही है। कौन सा ऑर्गेनिज्म डिकम्पोजर ऑर्गेनिज्म कहलाता है? वायरस, फंगी या बैक्टीरिया? आप सब जानते हैं वायरस जो होता है वो एक पैरासाइट के तौर पर होता है। ठीक है, हाफ लिविंग हाफ डेड। ठीक है, इसको एक लिविंग होस्ट ऑर्गेनिज्म चाहिए। ठीक है, तो वायरस एक डिकम्पोजर ऑर्गेनिज्म नहीं है यहाँ पे। फंगी और बैक्टीरिया डिकम्पोजर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, बैक्टीरिया यूज किए जाते हैं डिकम्पोजिशन में। डेड एनिमल्स जो होते हैं उनको डिकम्पोज करने के लिए, डेड प्लांट जो होते हैं बैक्टीरिया से यूज भी किए जाते हैं। ठीक है, तो वायरस एक्चुअली रिप्रोड्यूस करते हैं खुद को अपने डीएनए को स्टिक करके लिविंग सेल्स में। फिर उनका जो डीएनए होता है वो उस लिविंग सेल में टेक ओवर कर लेता है, और उससे फिर वायरस का डीएनए रेप्लिकेट होता चले जाता है। तो डिकम्पोजिशन का नाता वायरस के साथ नहीं है। यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा 2 और 3। ऑप्शन में देखते हैं बी, 2 और 3 ओनली यहाँ पे आंसर आपका बन रहा है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द मोस्ट इंपोर्टेंट फिशिंग ग्राउंड्स, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट जो फिशिंग ग्राउंड्स होते हैं दुनिया में वो कहाँ होते हैं? ऑप्शन नंबर ए, जहां पे वार्म और कोल्ड एटमॉस्फेरिक करंट मिलते हैं। गलत। एटमॉस्फेरिक करंट के मिलने से फिशेस को कोई फर्क नहीं पड़े, फिशिंग ग्राउंड्स में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर बी, जहां पे फ्रेश वाटर बहुत ज्यादा मात्रा में सी से मिलता हुआ दिखाई देता है। ऐसा भी कोई लॉजिक आप बुक में नहीं पढ़ेंगे, तो ए भी नहीं है, बी भी नहीं है। सी है जहां पे वार्म और कोल्ड करंट मिलते हैं, ओशियनिक करंट जहां पे मिल रहे हैं, वार्म एंड कोल्ड। तो अगर आपने अल्नीनो या लानिनो का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि वार्म और कोल्ड जो ओशियनिक करंट मिलते हैं तो वहां पे जो न्यूट्रिशन है उसकी अमाउंट ज़्यादा हो जाती है, और इम्पोर्टेंट फिशिंग ग्राउंड्स बन जाते हैं। वहाँ पे जो नीचे जो न्यूट्रिशन होते हैं, ठीक है, वो ऊपर की ओर आ जाते हैं, फिशेस भी उनके साथ ऊपर आ जाती है। तो ऐसी जगह पे प्लैंकटॉन्स एबिंडेंट मात्रा में मिलते हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, ऑप्शन नंबर डी है, कि जहाँ पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ अनड्यूलेटिंग है। ये गलत है, इसका जो सीधा सीधा आंसर है वो है सी, वार्म एंड कोल्ड ओशन करंट जहां मिलते हैं वहां पे मोस्ट इंपोर्टेंट फिशिंग ग्राउंड्स होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, 55 पे। इक्वेटोरियल फॉरेस्ट की यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी। इक्वेटोरियल फॉरेस्ट कौन से होते हैं? ये हमारी अर्थ है, ये इक्वेटर है, ठीक है, 0 डिग्री पे। तो यहाँ पे जो इसके, यहाँ पे जो फॉरेस्ट होते हैं ना इक्वेटोरियल एरिया पे, इसकी यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है हमारा
टॉल और क्लोजली सेट ट्रीज होते हैं, यानी कि लेयर्ड यहाँ पे बात हो रही है, लेयर्ड फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है। और लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज को एग्जिस्टेंस करती है, यानी डाइवर्सिटी यहाँ पे बात हो रही है। थर्ड ऑप्शन है कि एपिफाइट्स यहाँ पे होते हैं। एपिफाइट्स कौन होते हैं? ऐसे प्लांट्स जो दूसरे प्लांट्स पे ग्रो करते हैं, ठीक है, ये होते हैं एपिफाइट्स। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, 1 2 3। तीनों ऑप्शन वहां पे के सही है। आते हैं 56 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट कैपिटल अकाउंट? कैपिटल अकाउंट की यहाँ पे बात हो रही है। कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दो तरह के अकाउंट आपने पढ़े होंगे। जो कैपिटल अकाउंट होता है वो यहाँ पे डील करता है असेट्स और लाइबिलिटीज से, ठीक है। असेट्स और लाइबिलिटीज से यहाँ पे कैपिटल अकाउंट डील करता है, यानी कि असेट्स घटे बढ़े, लाइबिलिटीज घटे बढ़े। तो जो भी ट्रांजेक्शन इस नेचर का है, जो किसी असेट को कम कर रहा है, ज्यादा कर रहा है, लाइबिलिटी को कम कर रहा है, ज्यादा कर रहा है, तो कैपिटल अकाउंट में आता है। और जो नहीं करता है वो आपके करंट अकाउंट में आता है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा कैपिटल अकाउंट में आता है, सवाल ये है। तो पहला है फॉरेन लोन्स, बिल्कुल ये आता है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई, बिल्कुल। प्राइवेट रेमिटेंस की यहाँ पे बात हो रही है। प्राइवेट रेमिटेंस क्या होते हैं? जब विदेश से भारत में पैसा आता है, ठीक है, जब पैसा भेजा जाता है, आप बाहर नौकरी करने जाते हैं, फिर घर पे अपने पैसे भेजेंगे, तो वो रेमिटेंसेस होते हैं। और रेमिटेंसेस के मामले में इंडिया टॉप पे रहता है हमेशा। कभी चाइना था, बट इंडिया टॉप पे रहता है। $80 बिलियन के आसपास हमारे रेमिटेंसेस रहते हैं। बट ये प्राइवेट रेमिटेंसेस की यहाँ पे जब बात हो रही है, तो ये करंट अकाउंट में आएगा, ठीक है। यहाँ पे कोई असेट्स और लाइबिलिटीज घट बढ़ नहीं रही है। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो हमारा, वो कैपिटल अकाउंट में आता है, ठीक है। तो 1 to 4 इसका आंसर है। प्राइवेट रेमिटेंसेस करंट अकाउंट का पार्ट है, कैपिटल अकाउंट का पार्ट नहीं है। अगले पे आते हैं 57। कंसिडर द फॉलोइंग हिस्टोरिकल प्लेसेस। हिस्टोरिकल प्लेसेस की यहाँ पे बात हो रही है। अजंता केव्स, लेपाक्षी टेम्पल, सांची स्तूपा। इनमें से कौन से फेमस है मुरल पेंटिंग्स के लिए? मुरल पेंटिंग्स क्या होती है? दीवारों पे जो पेंटिंग होती है ना, वॉल पेंटिंग्स। तो अजंता केव बिल्कुल है, लेपाक्षी टेम्पल बिल्कुल है, सांची स्तूपा पे कोई भी मुरल पेंटिंग नहीं है, ठीक है। इसका आंसर होगा 1 and 2 ओनली। और लेपाक्षी टेम्पल आपको पता होगा कि विजयनगरा किंग्स के मुरल पेंटिंग्स के लिए बहुत फेमस है। लेपाक्षी टेम्पल, जो विजयनगरा किंग थे आपके, उनकी मुरल पेंटिंग्स के लिए काफी फेमस है। इसका आंसर होगा 1 and 2 ओनली। अगले पे आते हैं 58। विद रेफरेंस टू हिस्ट्री ऑफ फिलोसॉफिकल थॉट इन इंडिया। फिलोसॉफिकल जो स्कूल्स थे, फिलोसॉफिकल थॉट जो थे हमारे इंडिया में, उसकी बात हो रही है। तो उसमें जो सांख्य स्कूल है उसकी बात हो रही है। सांख्य स्कूल की बात हो रही है। पहला स्टेटमेंट है, सांख्य स्कूल एक्सेप्ट नहीं करता है थ्योरी ऑफ रिबर्थ और ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल। ये क्या होता है? आप सबने सुना होगा, हिंदुइज्म में कॉन्सेप्ट है कि शरीर मर जाता है लेकिन आत्मा रह जाती है। आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में चली जाती है, प्रवेश कर जाती है, बट शरीर मर जाता है। उसको कहते हैं थ्योरी ऑफ रिबर्थ या ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल। तो सांख्य जो स्कूल है वो इसमें बिलीव नहीं करता, ऐसा ही स्टेटमेंट ये बोल रहा है। ये बिल्कुल गलत है। थोड़ा सा भी अगर आप लॉजिक लगाएंगे तो आपको पता होगा, फिलोसॉफिकल स्कूल्स की मैं बात करूं तो दो तरह के होते हैं, हेट्रोजेनस, एक होता है आपके ऑर्थोडॉक्स, एक होता है हेट्रोजेनस, ठीक है। तो ऑर्थोडॉक्स में आपके न्याय, वैशेषिका, सांख्य स्कूल्स आते हैं जो ओल्ड स्कूल्स हैं ऑर्थोडॉक्स में। और हेट्रोडॉक्स में आते हैं जैनिज्म, बुद्धिज्म, आजीविका। तो जो ओल्ड स्कूल्स थे हमारे, उनमें ये थ्योरी काफी प्रचलित थी, जबकि जो हेट्रोडॉक्स हैं उनमें ये थ्योरी नहीं होती है प्रचलित, ठीक है। तो इसमें जो पहला स्टेटमेंट है वो यहाँ पे बिल्कुल गलत है। सांख्य होल्ड करता है कि सेल्फ नॉलेज ही है जिसकी वजह से लिबरेशन यानी कि मोक्ष की प्राप्ति होती है, ना कोई और फैक्टर होता है। तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है। इसका जो आंसर होगा 2 ओनली हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम 59। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स
आर इम्प्लाइड इंस्टीट्यूशनली इन पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। हमारे देश में जो पार्लियामेंट्री सरकार है उसमें इंस्टीट्यूशनली इम्प्लाइड है कौन कौन से प्रिंसिपल है। तो पहला स्टेटमेंट है कि जो कैबिनेट के मेंबर्स है वो पार्लियामेंट के मेंबर्स है। बिल्कुल, हमारे जो कैबिनेट के मेंबर्स है, कैबिनेट मिनिस्टर जो होते हैं, हमारे मिनिस्टर्स हमारे पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं ना। तो पहला स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट, मिनिस्टर होल्ड करते हैं ऑफिस जब तक कि पार्लियामेंट में उनका वो कॉन्फिडेंस एंजॉय करते हैं। मतलब इसका क्या है, जब तक उनको पार्लियामेंट में सपोर्ट मिला हुआ है। ठीक है, जब नो कॉन्फिडेंस है या नहीं है ये जज किया जाता है नो कॉन्फिडेंस मोशन के द्वारा। वो लाया जा सकता है अगर अपोजिशन पार्टी को लगता है कि जो रूलिंग पार्टी है उसको इतना सपोर्ट नहीं है पार्लियामेंट में मेंबर्स के द्वारा, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन भी लाया जाता है। तो जब तक कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस का मतलब है कि पार्लियामेंट में उस सरकार को मेजोरिटी मिली हुई है। ठीक है, तो जब तक कॉन्फिडेंस है तब तक मिनिस्टर्स ऑफिस होल्ड कर रहे हैं, ये भी बिल्कुल सही है। थर्ड स्टेटमेंट है कि कैबिनेट को हेड किया जाता है हेड ऑफ द स्टेट के द्वारा। देखो, हमारे होते हैं हेड ऑफ द स्टेट, एक होते हैं हेड ऑफ द गवर्नमेंट। हेड ऑफ द स्टेट हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, तो जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है जो कि प्राइम मिनिस्टर है, वो यहाँ पे कैबिनेट को हेड करते हैं, कैबिनेट कमिटीज को हेड करते हैं। ठीक है, मोस्टली कैबिनेट कमिटीज को, जहां पे प्राइम मिनिस्टर अगर मेंबर है तो प्राइम मिनिस्टर उसको हेड करेंगे। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे आपका गलत है। 1 and 2 ओनली इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इन द इंटीरियर ऑफ कॉन्टिनेंट्स इज हाई एज कंपेयर टू कोस्टल एरिया। कॉन्टिनेंट के अंदर के जो एरिया होते हैं इंटीरियर वाले, उनका एनुअल रेंज जो है टेम्परेचर का, वो कोस्टल एरिया के एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर से काफ़ी हाई है। मतलब एनुअल रेंज क्या है भाई, एनुअली जो भी टेम्परेचर है उसकी रेंज की बात हो रही है यहाँ पे। हाई से लो के बीच में जो भी रेंज चल रही है ना, तो कॉन्टिनेंट के जो अंदर के एरिया, जैसे मान लो दिल्ली है, ठीक है, और एक तरफ आपका मुंबई है, तो कॉन्टिनेंट के इंटीरियर में कौन है, दिल्ली, और कोस्टल में कौन है, मुंबई। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसका जो एनुअल रेंज है, यानी इसके जो वेरिएशन है टेम्परेचर में, सर्दी गर्मी में जो वेरिएशन आ रहा है वो मुंबई से ज़्यादा है। यानी कि दिल्ली में मौसम जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा चेंज हो रहा है मुंबई के मुकाबले। तो इसका कारण बताना इसके पीछे का। पहला स्टेटमेंट, लैंड और वाटर के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस, थर्मल डिफरेंस। सेकंड जो हमारा स्टेटमेंट है वो है कॉन्टिनेंट और ओशियन के बीच में जो एल्टीट्यूड में वेरिएशन, एल्टीट्यूड मतलब हाइट। देखो, हाइट जो है ना, वो लैंड और ओशियन की बात करूं या कॉन्टिनेंट ओशियन की बात करूं तो इतनी नहीं होती है कि दिल्ली और मुंबई में इतना फर्क आ जाए टेम्परेचर का, है ना। तो सेकंड तो यहाँ पे गलत है। स्ट्रॉन्ग वाइंड्स का होना इंटीरियर में, अब विंड्स की वजह से टेम्परेचर में वेरिएशन इतना नहीं आ जाता है। ठीक है, तो थर्ड भी गलत है। हैवी रेन्स इन इंटीरियर एज कंपेयर टू कोस्ट, ये तो लॉजिकली गलत है। कोस्टल रीजन में ज्यादा रेन होगी कि इंटीरियर में ज्यादा रेन होगी? ठीक है, तो कोस्टल में होगी ना, जबकि स्टेटमेंट कह रहा है कि इंटीरियर में ज्यादा रेन है, तो ये गलत है। बचा क्या, 1 ओनली। बिल्कुल, लैंड और वाटर के बीच में जो थर्मल डिफरेंस है उसकी वजह से टेम्परेचर, उसकी वजह से दिल्ली का जो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर वो हाई रहता है। इसका मतलब ये है, देखो, पानी की स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होती है। पानी जो होता है वो ठंडा होने में, गर्म होने में टाइम लेता है जमीन के मुकाबले। ठीक है, लैंड फटाफट हीट अप या कूल डाउन हो जाता है, पानी को टाइम लगता है, पानी धीरे धीरे ठंडा होता है और धीरे धीरे गर्म होता है। ठीक है, तो होता क्या है कि मुंबई में जो कोस्टल एरिया में जो रीजन्स हैं, है ना, कोस्टल एरिया में जो सिटीज़ हैं, उनमें टेम्परेचर में इतना चेंज नहीं आता क्योंकि वो पानी से जुड़े हुए हैं ना, कोस्टल एरिया में वो, तो पानी का इफेक्ट दिखता है ना वहाँ पे टेम्परेचर में, तो इतना वेरिएशन नहीं आता है क्योंकि पानी टाइम लेता है गर्म होने में और ठंडा होने में। जबकि लैंड फटाफट ठंडा होता है, फटाफट गर्म होता है। जो दिल्ली जो है इंटीरियर हमारा, उसकी बात करें हम, तो लैंड जो है उसमें फटाफट टेम्परेचर में चेंज आते हैं। ठीक है, तो ऐसे एरियाज में एक्सट्रीम्स भी चले जाते हैं क्लाइमेट के, तो इसलिए यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस की बात हो रही है। ठीक है, तो इसमें 1 ओनली हमारा आंसर होगा। 61,
इनमें से इंडियन कोल की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? पहला, हाई ऐश कंटेंट, बिल्कुल सही। लो सल्फर कंटेंट, बिल्कुल सही। लो ऐश फ्यूजन टेम्परेचर, गलत। हाई ऐश फ्यूजन टेम्परेचर होता है हमारे इंडियन कोल में। देखो, ऐश कंटेंट हमारे यहाँ बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, करीब 35 से 45% के बीच में होता है। और ये अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि जितना ऐश होता है उतना कम उसमें कार्बन होने की संभावना होती है और उतना ज्यादा स्मोक निकलता है, कोयले को जलाने में उतना ज्यादा धुआं निकलता है। तो इसका मतलब उसमें प्योरिटी नहीं है, मजा नहीं है फिर, ठीक है। हमारे यहाँ पे लेकिन कोल यही मिलता है, यही वजह है कि हमको कोल इंपोर्ट भी कराना पड़ता है, ठीक है। वैसे तो कोल के 4 टाइप्स होते हैं जो मैं आपको बताऊंगा अभी आगे, बट मोस्टली देखा जाए तो हमारे वो कोल मिलता है जिसमें हाई एश कंटेंट है। सल्फर कंटेंट हमारे बिल्कुल यहाँ पे कम है, 0.5% के अराउंड है, ठीक है। और ऐश फ्यूजन टेम्परेचर ज्यादा है, 1500 के आसपास है यार, काफी ज्यादा है, ठीक है। तो थर्ड गलत है, 1 एंड 2 ओनली यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। कोल के 4 टाइप्स होते हैं, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट। सबसे बेस्ट होता है एंथ्रासाइट, सबसे बुरी क्वालिटी का होता है पीट। इसमें सबसे ज्यादा हाई एश कंटेंट होता है, इसमें लो एश कंटेंट होता है और कार्बन ज्यादा होता है। एंथ्रासाइट हमारे यहाँ पे बहुत कम मिलता है। लिग्नाइट और बिटुमिनस की यहाँ पे थोड़ी हमारे ज्यादा मात्रा रहती है, इस वजह से हमें बाहर से भी मंगवाना पड़ता है। एंथ्रासाइट जो कोयला होता है, जो सबसे बेस्ट क्वालिटी का होता है, हमें बाहर से मंगवाना पड़ता है, ठीक है। तो इसका आंसर है 1 एंड 2 ओनली। 62 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लेटरेट सोल्स ऑफ इंडिया आर करेक्ट? लेटरेट सोल की वहां पे बात हो रही है। तो पहला स्टेटमेंट है, रेड है कलर में, बिल्कुल सही। लेटरेट जो सोइल्स होती हैं वो रेड होती है कलर में। नाइट्रोजन और पोटेश में रिच होती है, नहीं। भारत की जो सोइल्स है ना, नाइट्रोजन और पोटेश में रिच नहीं है, कोई भी सोइल देख लो आप, ठीक है। तभी तो यहाँ पे हमारे फर्टिलाइजर ऐड होते हैं ना, यूरिया वगैरह, ठीक है। एनपीके का नाम सुना होगा आपने, एनपीके रेशियो, तो अभी तो ऐड होते हैं यहाँ पे, क्योंकि पुअर है हमारे यहाँ की सोइल। सेकंड स्टेटमेंट गलत है। राजस्थान और यूपी में ये पाए जाते हैं, वेल डेवलप्ड नहीं। लेटरेट सोइल्स अगर आप बात करें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला में देखे जाते हैं कैश्यू नट की क्रॉप्स के लिए, ठीक है। यस, ट्रोप टेपिकोआ, टेपियोका और कैश्यू नट्स नट्स के लिए होती हैं यहाँ पे ये सोइल वगैरह, ये काफी सुटेबल होती है, बिल्कुल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1 एंड 4 ओनली। अगर आपको सेकंड स्टेटमेंट पता है, आपको ये पता है हमारे पे फर्टिलाइजर ऐड क्यों होते हैं, और एनपीके रेशियो जो साल भर न्यूज में रहता है, तो सेकंड स्टेटमेंट आपको पता है ना कि गलत है, आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं बाकी के ऑप्शन, क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट इसमें आ रहा है गलत है, सेकंड लिस्ट में भी आ रहा है, सेकंड लिस्ट में भी आ रहा है, आपका सीधा सीधा आंसर निकल जाएगा सी। तो एलिमिनेशन से भी हो रहा है, लॉजिक से भी हो रहा है, ठीक है। 63 पे आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नेचुरल गैस गोंडवाना बेट्स में पाई जाती हैं, गलत। गोंडवाना बेट्स में देखा जाए तो कोल पाया जाता है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट, माइका जो होता है वो कोडरमा रीजन में एबंडेंस में होता है, बिल्कुल सही। झारखंड और उड़ीसा में यहाँ पे काफी मात्रा में पाया जाता है। धरवार फेमस है पेट्रोलियम के लिए। धरवार कहाँ पे? कर्नाटका में, बट कर्नाटका में तो पेट्रोलियम है ही नहीं, तो यहाँ पे ये भी गलत है, पहला भी गलत है, बचा क्या? सेकंड। तो इसमें जो करेक्ट आंसर वो है 2 ओनली। 64 पे आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग क्रॉप्स, विच ऑफ दीज आर खरीफ क्रॉप्स? खरीफ कौन सी है? कॉटन है, ग्राउंडनट है, राइस है, वीट नहीं है। वीट रबी क्रॉप है, यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। टेम्परेट क्रॉप है ये, ठीक है। रवि जो है वो टेम्परेट क्रॉप है। वीट आपका रबी में आता है, ध्यान रखना आपको, ठीक है। कॉटन, ग्राउंडनट और राइस जो है खरीफ क्रॉप्स है।
अगला क्वेश्चन है हमारा 65। क्लाइमेट यहाँ पे एक्सट्रीम है, बताना है कौन सी रीजन में है ना, कौन सी रीजन की यहाँ पे बात हो रही है। क्लाइमेट एक्सट्रीम है, रेनफॉल की कमी है, लोग यहाँ पे नोमैडिक हंटर है। नोमैडिक हंटर मतलब चरवाहे हैं, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी। देखो तुंद्रा जो है ना, तुंद्रा वो यहाँ पे तो एक्सट्रीम क्लाइमेट होती है, तो यहाँ पे चरवाहे हो नहीं सकते, ठीक है। और अगर आप कोई भी बुक पढ़े होंगे ज्योग्राफी की, जीसी लियोंग वगैरह या एनसीईआरटी, तो उसमें आपको पता चल जाएगा सेंट्रल एशियन स्टेपे की यहाँ पे बात हो रही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इन्फ्लेशन बेनिफिट्स डेटर्स, इन्फ्लेशन बेनिफिट्स बॉन्ड होल्डर्स। इन्फ्लेशन माने जनरल राइज इन प्राइसेस, जब प्राइसेस में बढ़ोतरी होती है वो इन्फ्लेशन होती है। अब डेटर्स कौन होते हैं और क्रेडिटर्स कौन होते हैं? डेटर्स होते हैं जो पैसा उधार लेते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं जो पैसा उधार देते हैं। किनको? डेटर्स को। तो पहले तो ये समझो आप कि जब भी इन्फ्लेशन होती है ना, तो मनी की जो वैल्यू है ना वो डिक्रीज होती है। पहले 10 रुपए में मान लो 1 किलो आलू आते थे, ठीक है, और अब वो आलू 15 रुपए के आते हैं। तो इसमें मनी की वैल्यू बढ़ी कि घटी? घटी है। कैसे? पहले 1 किलो आलू खरीदने के लिए 10 रुपए चाहिए होते थे, अब 15 रुपए चाहिए, तो यानी 10 रुपए की औकात कम हो गई ना, 10 रुपए की वैल्यू कम हो गई ना। पहले 10 रुपए में इतना दम था कि 1 किलो आलू खरीद सकता था, अब वो 10 रुपए में 1 किलो आलू नहीं आएंगे, 1 किलो आलू से कम ही आएंगे, अब 15 रुपए चाहिए, तो इसका मतलब मनी की वैल्यू कम हो गई। तो इन्फ्लेशन से ये चीज साफ है कि मनी की वैल्यू कम होती है। तो अब एक चीज बताओ, अगर आपने 1 साल पहले किसी से 100 रुपए लिए, फिर 1 साल बाद उसको लौटाते हो आप 100 रुपए, और इसी बीच अगर इन्फ्लेशन हो जाती है तो मनी की वैल्यू तो गिरेगी। तो जो आपने 100 रुपए लिए और जो आपने 100 रुपए चुकाए वो बराबर नहीं होंगे, मनी की वैल्यू गिर चुकी है। तो आप जो 100 रुपए दे रहे हो वो उसकी वैल्यू अब उतनी नहीं रही है, ठीक है। तो इसका मतलब आपने जो 100 रुपए लिए उसकी वैल्यू ज्यादा थी, आप जो चुका रहे हो, जो डेटर जो पैसा चुका रहा है उसकी वैल्यू कम है, तो डेटर को फायदा हो रहा है। इन्फ्लेशन डेटर को बेनिफिट करता है, बिल्कुल सही। इन्फ्लेशन बेनिफिट करता है बॉन्ड होल्डर को। बॉन्ड होल्डर कौन होते हैं? बॉन्ड होल्डर ही आपके क्रेडिटर को कहते हैं, क्रेडिटर्स को ही बॉन्ड होल्डर कहते हैं, क्योंकि डेटर जब पैसा लेता है ना क्रेडिटर से, तो डेटर क्रेडिटर्स को एक बॉन्ड दे देता है, एक एक प्रोमिसरी नोट टाइप होता है कि आपको मैं पैसा टाइम पे चुका दूंगा, इसका ये प्रूफ, ये लिख के देता है कि मैं आपको पैसा चुकाऊंगा। सिंपलेस्ट फॉर्म में मैं बोलूं तो क्रेडिटर्स को देता है एक बॉन्ड, कि ये बॉन्ड है, ये रखो, ये प्रूफ है कि मैं आपको टाइम पे पैसा चुका दूंगा। तो क्रेडिटर कौन हो गया? बॉन्ड होल्डर, ठीक है। तो मैंने अभी भी समझाया इन्फ्लेशन से फायदा होता है डेटर्स को। तो पहला स्टेटमेंट सही है और दूसरा भी सही है। दूसरा गलत है यहाँ पे, क्योंकि इन्फ्लेशन जो बेनिफिट कर रहा है इसमें लिखा हुआ है बॉन्ड होल्डर को बेनिफिट कर रहा है, नहीं, बॉन्ड होल्डर को बेनिफिट नहीं करता है। क्रेडिटर्स को, क्रेडिटर्स कौन होते हैं? बॉन्ड होल्डर। तो बॉन्ड होल्डर को यहाँ पे बेनिफिट नहीं कर रहा है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका वन ओनली, ठीक है। तो क्रेडिटर्स को यहाँ पे बॉन्ड होल्डर कहते हैं। क्रेडिटर्स को नुकसान होता है इन्फ्लेशन में, डेटर्स को फायदा होता है, तो उसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा वन ओनली। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जनरली मीन्स, तो सवाल ये है कि डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है? जहां पे लार्ज नंबर ऑफ पीपल अनएम्प्लॉयड है, ऑप्शन नंबर ए है जहां पे लार्ज नंबर ऑफ पीपल अनएम्प्लॉयड है। ऑप्शन नंबर बी है जहां पे अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी है जहां पे प्रोडक्टिविटी लेबर की जीरो है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो लेबर की जीरो है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का मतलब है कि 10 लोग अगर किसी फील्ड में काम कर रहे हैं, अगर मैं उन पे 15 लोग लगा दूं उस फील्ड पे, तो प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज बहुत ज़्यादा नहीं होगा या होगा ही नहीं। मतलब उस काम को करने के लिए 10 लोग ही काफ़ी थे, 15 लोग ऐड करके कोई प्रोडक्टिविटी ऐड नहीं कर रहे वहाँ पे, ठीक है। या 15 की जगह 20 ला दूँ तो भी कोई ऐड नहीं कर रहे, तो इसका मतलब ये है कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी उस लेबर की जीरो है। और यही होती है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, छुपी हुई। मतलब हमारे यहाँ पे इंडियन एग्रीकल्चर जो है उसमें यही होता है। फील्ड्स में देखेंगे कि 5 की जगह जरूरत है 5 लोगों की, काम कर रहे हैं 10 लोग, ठीक है। तो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, जरूरत ही नहीं है वहां पे लोगों को काम करने की, फिर भी वो कर रहे हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी। 68 पे आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट है यहाँ पे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सेंटर में जो है कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है पार्लियामेंट को, बिल्कुल गलत। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल है लोकसभा को,
सिर्फ और सिर्फ लोकसभा को, जबकि पार्लियामेंट में लोकसभा राज्यसभा दोनों आती है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल है केवल लोकसभा को, ठीक है। स्टेटमेंट नंबर सेकंड, यूनियन मिनिस्टर्स होल्ड करते हैं ऑफिस प्रेसिडेंट के प्लेजर पे। प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का मतलब ये है कि प्रेसिडेंट चाहे तो इनको हटा सकता है कभी भी, हालांकि इसे हटाता नहीं है जब तक प्राइम मिनिस्टर एडवाइस ना दे इस चीज पे। प्राइम मिनिस्टर बोलेगा प्रेसिडेंट हटा देगा, बट प्रेसिडेंट हटा सकता है, ठीक है। एक 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 रिस्पेक्ट के फॉर्म में हम कहते हैं कि ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये चीज आर्टिकल 75 में लिखी हुई है, हमारे करेक्ट है। क्वेश्चन स्टेटमेंट नंबर थर्ड है कि प्राइम मिनिस्टर जो है प्रेसिडेंट को बताता रहेगा कि कौन कौन से कानून हम लाने वाले हैं, जो भी प्रपोजल है कानून के वो सब आर्टिकल 78 में बात बिल्कुल लिखी हुई है। इसका जो आंसर है वो है आपका 2 and 3 ओनली, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ऑर्गन है प्लानिंग कमीशन का, गलत। एनडीसी जो है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल वो एडवाइजरी बॉडी है प्लानिंग कमीशन की, ठीक है। तो उल्टा प्लानिंग कमीशन के प्लान्स को एनडीसी के सामने रखा जाता है ना। तो स्टेटमेंट ये गलत है, पहला कंप्लीटली गलत। स्टेटमेंट नंबर सेकंड, इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग कॉन्करेंट लिस्ट में रखी गई कॉन्स्टिट्यूशन के, बिल्कुल सही। अपने कॉन्स्टिट्यूशन में आप लोग को पता है कि यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और तीसरी कॉन्करेंट लिस्ट है। यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट है उन पे पार्लियामेंट कानून बना सकता है, स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट है उन पे पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर मिलके बना सकते हैं। सॉरी, स्टेट लिस्ट में केवल स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है और कॉन्करेंट लिस्ट में मिलके दोनों बना सकते हैं, यूनियन और स्टेट। तो इकोनॉमिक और सोशल जो प्लानिंग है वो कॉन्करेंट लिस्ट में है, बिल्कुल। तो ये आपका जो सेकंड स्टेटमेंट है ये सही है। थर्ड स्टेटमेंट है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो ये प्रिस्क्राइब कर रखा है कि पंचायत को ये पावर दी जाएगी, टास्क दी जाएगी कि वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल जस्टिस के प्लान्स की प्रिपरेशन करें। थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है, इसका आंसर है 2 and 3 ओनली। 70, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन जो राज्यसभा के वो हाउस के मेंबर नहीं होते। देखो, चेयरमैन तो हाउस का मेंबर नहीं होता, ये तो समझ आता है। राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है वो राज्यसभा का मेंबर नहीं है। राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट ही तो होता है। वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा का मेंबर नहीं होता, ठीक है, बट डेप्यूटी चेयरमैन तो होता है ना। डेप्यूटी चेयरमैन तो राज्यसभा में से इलेक्ट होता है, तो ये गलत है। सेकंड स्टेटमेंट है कि जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है उसमें नॉमिनेटेड जो मेंबर होते हैं पार्लियामेंट के उनको कोई वोटिंग राइट नहीं है, जबकि वाइस प्रेसिडेंट में उनको वोटिंग राइट है, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। नॉमिनेटेड मेंबर्स को नॉमिनेट ही कौन करता है? प्रेसिडेंट ही तो करता है। तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में ये वोट कैसे दे देंगे? तो ये वो चीज हो गई ना कि प्रेसिडेंट ही नॉमिनेट करेगा इन बंदों को और यही फिर प्रेसिडेंट को वोट कर देंगे। तो ये चीज कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने समझी कि गलती हो सकती है, इसलिए नॉमिनेट मेंबर्स को अलाउ नहीं किया वोट देने के लिए। इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा बी ओनली, बी 2 ओनली। थर्ड पे आते हैं नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी पे। इसका जो पहला स्टेटमेंट वो है कि इसका ऑब्जेक्टिव है कि फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल सर्विसेज प्रोवाइड कराना वीकर सेक्शंस को सोसाइटी के, है ना। नेशनल लीगल जो सर्विसेज अथॉरिटी है उसका ये ऑब्जेक्टिव बताया गया है। ऐसा स्टेटमेंट जनरली सही होता है, ठीक है, बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट है ये। स्टेटमेंट नंबर सेकंड, ये गाइडलाइन प्रोवाइड करता है स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को, जो भी लीगल प्रोग्राम्स स्कीम्स इंप्लीमेंट करना है उसके रिगार्डिंग, ये भी सही है। देखो, एक हमारे नेशनल लेवल पे है लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, एक स्टेट लेवल पे है और एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी होती है। नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का जो चेयरमैन होता है वो कौन होता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजीआई, ठीक है। और स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी में जो स्टेट का हाई कोर्ट का जो जज है, चीफ जस्टिस है, वो होता है, ठीक है। तो काम यही है कि जो वीकर सेक्शन है जैसे कि ओल्ड पीपल हो गए या और भी जो वीकर सेक्शन है उनको यहाँ पे लीगल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, जो लॉयर अफोर्ड नहीं कर सकते, जो एडवोकेट्स अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनकी फीस नहीं चुका सकते, ठीक है।
तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, बोथ 1 and 2। आगे बढ़ते हैं 72 क्वेश्चन पे। थंडरस्टॉर्म में थंडर जो होती है वो कैसे बनती है? थंडरस्टॉर्म आप सबको पता है, जब बिल्कुल विंड, जो एयर और वाटर पार्टिकल्स है वो बिल्कुल ऊपर की तरफ बढ़ते हैं और गर्जिंग होती है, उसमें फिर बारिश आ जाती है। तो उसमें जो थंडरस्टॉर्म में जो थंडर है वो कैसे बनता है? यहाँ पे जब क्लाउड्स की मीटिंग होती है, या फिर लाइटनिंग जो होती है उससे, या एयर एंड वाटर पार्टिकल्स का अपवर्ड मूवमेंट होता है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है नन ऑफ द अबव। इन तीनों की वजह से ही थंडर प्रोड्यूस नहीं होता। थंडर होता है लाइटनिंग की वजह से, एयर एक्सपेंशन की वजह से, सोनिक एक्सपेंशन की वजह से। ठीक है, यहाँ पे जो सेकंड स्टेटमेंट है गलत है, ये कंप्लीटली यहाँ पे गलत है। इसमें निम्बस क्लाउड्स का कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो लाइटनिंग की वजह से, एयर एक्सप्लोजन, सोनिक जो आपका एक्सप्लोजन होता है, इन सब की वजह से थंडर प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन गलत है। 73 पे आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। लींबू ट्राइब्स हैं और उनका स्टेट मैच करना है, तो लींबू सिक्किम से बिल्कुल सही। करबी हिमाचल प्रदेश से ना, करबी है नॉर्थ ईस्ट से। नॉर्थ ईस्ट में भी कहाँ से? असम से। ठीक है, ये गलत है। डोंगरिया कोंड ये उड़ीसा से, बिल्कुल सही। बोंडा तमिलनाडु, गलत। बोंडा है उड़ीसा से। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 2 and 4 गलत है, 1 and 3 ओनली सही है। अगले पे आते हैं 74। डिमांड डिपॉजिट, ये सब जो दे रखे हैं इनको आपको लिक्विडिटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, लिक्विडिटी क्या होती है कि आप कोई चीज है उसको कितनी जल्दी पैसे में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये जो दी गए हैं इनको आपको लिक्विडिटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है। तो इसमें जो सबसे ज्यादा लिक्विडिटी किसकी हो सकती है? वो हो सकती है करेंसी की। ठीक है, तो करेंसी की होगी, आपको पता है, सीधा सीधा इसमें आंसर बनेगा बी या फिर डी। अब करेंसी के बाद जो सबसे ज्यादा लिक्विडिटी होती है डीडी की, जो बैंक में होते हैं। ठीक है, ये आपका, अगर आपको इतना क्लियर हो गया तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा डी, सीधे सीधे। फिर इसके बाद होती है आपकी सेविंग डिपॉजिट, फिर है टाइम डिपॉजिट। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है डी। ओपन मार्केट ऑपरेशन की बात हो रही है। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है? देखो, ओपन मार्केट ऑपरेशन तो आरबीआई के द्वारा किया जाता है। इसमें आरबीआई बॉन्ड, खास करके जिसको जी सैक बोलते हैं अपन, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जी सैक, ठीक है, एक तरह के बॉन्ड होते हैं, इनको खरीदता बेचता है। क्यों? मनी सप्लाई कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, मनी सप्लाई कंट्रोल करने के लिए खरीदता बेचता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को। तो इसका जो सीधा सीधा आंसर है वो है सी, ओपन मार्केट ऑपरेशन। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग जो है इंडिया में, उसमें लैंडिंग किसको दी जाती है? एग्रीकल्चर को, एमएसएमई को, वीकर सेक्शन को? बिल्कुल सही, तीनों को, ऑल ऑफ द अबव। देखो, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग क्या होती है? हमारे देश में कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिनको पैसों की जरूरत है, दे नीड मनी, बट बैंक्स रिलक्टेंट होते हैं, बैंक्स हिचकिचाते हैं इनको पैसा देने में। क्यों? जैसे एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर में मतलब फार्मर्स है, फार्मर्स को आप पैसा दे दोगे, बट फार्मर्स के पास इतनी जमीन या इतना कोलेट्रल नहीं हो सकता कि वो पैसा चुका दिया, इतना प्रोडक्टिविटी नहीं होती है, लॉस के चांसेस बहुत होते हैं, तो बैंक यहाँ पे पैसा नहीं देते हैं। तो आरबीआई ने क्या सोचा कि फार्मर्स को, एमएसएमई को, वीकर सेक्शंस को पैसा तो चाहिए, बट इनके पास पैसा चुकाने की कैपेसिटी भी लिमिटेड होती है, और बैंक का जो है वो मेन मोटिव यही होता है प्रॉफिट कमाना। तो क्या करें? तो इसके लिए प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग लेके आई आरबीआई कि आपको, जो बैंक्स वगैरह होते हैं उनको 40% अपना लोन का, जितना भी लोन वो दे रहे हैं ना, उसका 40% कुछ सेक्शंस में देना पड़ेगा। उसमें जैसे एग्रीकल्चर आ गया, एमएसएमई आ गया, वीकर सेक्शन आ गया, हाल ही में अभी स्टार्टअप भी ऐड हुए थे, है ना। सबसे ज्यादा वैसे इस 40% में भी जो शायद 18% है वो एग्रीकल्चर को जाता है। ठीक है, तो ये प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग है कि कुछ सेक्टर्स को प्रायोरिटी पे रख दिया कि इनको आप लोन दोगे ही दोगे। जितना भी बैंक लोन दे रहा है ना, बांट रहा है दुनिया को, उसमें 40% इन सेक्टर में जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि इंटरेस्ट इनको कम मिलेगा, इंटरेस्ट में छूट मिलेगी ना,
इंटरेस्ट तो वही रहेगा लोन का, बट मैंडेटरीली इनको दिखाना पड़ेगा बैंकों को कि हमने लोन दिया। प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग, ठीक है, 40%। वैसे 40% कमर्शियल बैंक्स के लिए है, जैसे रीजनल रूरल बैंक्स है या आपके और बैंक से तो अलग अलग होता है, बट मेनली कमर्शियल बैंक के लिए 40% है। उसका आंसर है डी, याद रखना। विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज इज द मैक्सिमम कंज्यूमर ऑफ वाटर इन इंडिया? सबसे ज्यादा वाटर कंज्यूम कौन करता है? थर्मल पावर प्लांट्स, अराउंड 88%, ठीक है। और थर्मल पावर प्लांट्स के बाद आते हैं इंजीनियरिंग, फिर पल्प एंड पेपर, फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। टेक्सटाइल का है 2%, 2.07%, ठीक है। थर्मल पावर प्लांट्स, तभी तो देखोगे आप थर्मल पावर प्लांट्स जो है वो कोस्टल एरियाज में ज़्यादा होते हैं, ठीक है। 78। डेमोग्राफिक डिविडेंड का फुल फायदा उठाने के लिए क्या किया जाना चाहिए, है ना। डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है? जब यंगर सेक्शन किसी कंट्री में, जो यंगर सेक्शन की पॉपुलेशन है ज़्यादा हो, ठीक है, ओल्डर से जवान लोग ज़्यादा हो, ठीक है, वर्किंग पॉपुलेशन ज़्यादा हो, तो उसका फ़ायदा कैसे उठाया जाए? स्किल डेवलपमेंट प्रमोट करके, सोशल सिक्योरिटी स्कीम लाके, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को रिड्यूस करके, या हायर एजुकेशन को प्रमोट प्राइवेटाइज करके। हायर एजुकेशन को प्राइवेटाइज करके यहाँ तो कोई रोल ही नहीं होना चाहिए। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट रिड्यूस करने से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फ़ायदा तो अभी वर्किंग पॉपुलेशन का उठाना है ना, जो भी यंगर है। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम करके आप क्या कर दोगे? ऑप्शन नंबर बी है सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स लाके। ये तो ओल्डर सेक्शन के लिए होगा ना, जो लोग बूढ़े हो गए उनको जरूरत होती है सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स की ज़्यादा, तो पेंशन वगैरह की। तो बचा क्या? ए, स्किल डेवलपमेंट प्रमोट करके, जो लग भी रहा है। स्किल प्रमोट करोगे, स्किल सिखाओगे, सैलरी बढ़ेगी उनकी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी, तो डेफिनेटली डेमोग्राफिक डिविडेंड का फायदा होगा। क्वेश्चन नंबर 79, यहाँ पे बात हो रही है त्रिभंगा की। त्रिभंगा आपने देखा होगा, डांस पोस्चर होता है एक तरह का, तो उसकी यहाँ पे बात हो रही है। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इसको करेक्टली डिस्क्राइब कर रहा है? त्रिभंगा, त्रिभंग यानी तीन तरीके से बेंट हो रखी है बॉडी, तीन तरीके से बेंट हो रखी है यहाँ पे। तो इतना आपको समझ आ गया ना त्रिभंगा का मतलब, तो आपको आंसर आ जाएगा ए। कैसे? एक लेग, यहाँ पे बात हो रही लेग की, वेस्ट की, नेक की, तीनों की बेंट होने की बात हो रही है, तो सीधा सीधा आंसर बन जाएगा ए। अब इसमें आपको ये वर्ड डिकोड करना है इतना सा, त्रिभंगा, बाकी इतना करते ही आपको आंसर समझ में आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। एनी बेसेंट रिस्पॉन्सिबल थी होम रूल में मूवमेंट स्टार्ट करने के लिए इंडिया में, तो खासकर यस। फाउंडर थी थियोसॉफिकल सोसाइटी का ना। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट थी, यस। देखो होम रूल मूवमेंट आपका, जो आयरिश होम रूल लीग्स थी उन पे इंस्पिरेशन लेके आया था, ठीक है, तो ये तो सही है। तिलक और एनी बेसेंट ने मिलके चलाया था, ठीक है। हालांकि दोनों के जो रीजन थे जहाँ पे ये काम करते थे वो अलग अलग थे, बट होम रूल मूवमेंट दोनों का था। थियोसॉफिकल सोसाइटी के फाउंडर नहीं थी, थियोसॉफिकल सोसाइटी की फाउंडर थी मैडम बेलावत्स्काय और एच.एस. ओलकोट, ठीक है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की प्रेसिडेंट जरूर बनी एनी बेसेंट बाद में आके, बट फाउंडर तो नहीं थी, इतना याद रखना है आपको। इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रेसिडेंट थी, बिल्कुल थी। 1917 के कलकत्ता सेशन में एनी बेसेंट पहली वुमेन प्रेसिडेंट बनी थी। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की सेकंड वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी और फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट भी वही थी, ठीक है। तो कौन से सेशन में बनी थी और कौन थी, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 81 पे आते हैं। इल्बर्ट बिल जो कंट्रोवर्सी है वो किससे जुड़ी हुई है? इंडियंस के द्वारा आर्म्स जो कैरी करने को लेकर जो रेस्ट्रिक्शन थे उससे जुड़ी हुई है, गलत। ऑप्शन नंबर बी, मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स जो होते थे, जो इंडियन लैंग्वेजेस में छपते थे, उन पे रेस्ट्रिक्शंस की बात है इसमें, ना। ऑप्शन नंबर सी, जो इंडियन जजेस, इंडियन मजिस्ट्रेट्स हैं, उन पे कुछ डिस्क्वालिफिकेशंस थी, कुछ रोक थी कि ये यूरोपियंस के ऊपर जजमेंट नहीं दे सकते, तो उन पे ये डिस्क्वालिफिकेशन हटाने की बात हो रही थी। ऑप्शन नंबर डी, कॉटन क्लॉथ में ड्यूटी जो थी उसकी रिमूवल की बात हो रही थी, ना। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है। इल्बर्ट बिल तो आपको याद होना ही चाहिए, अगर आपने एक बार दिल से अगर हिस्ट्री पढ़ी है
तो इल्बर्ट बिल याद होना चाहिए। 1883 में लॉर्ड रिपॉन के लॉ मेंबर थे सर इल्बर्ट। 1883 में ये बिल ये लेके आए थे। इसमें इंडियन जजेस को पावर दी गई थी कि अब यूरोपियंस जिन केसेस में इन्वॉल्व हैं उन केसेस को अब इंडियन जजेस भी देख सकते हैं, उन पर जजमेंट दे सकते हैं। तो ये चीज थी। हालांकि इसको लेकर ब्रिटेन में इतना गुस्सा हो गए थे वहां के लोग कि प्रोटेस्ट चालू हो गए थे। इस वजह से लॉर्ड रिपॉन को इसमें अमेंडमेंट लाना पड़ा। बट स्टिल इट वॉज वेरी सिग्निफिकेंट फॉर इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। तो आपको याद रखना पड़ेगा इसका ईयर 1883 और लॉर्ड रिपन का नाम। 82 जनरल लेवल जो राइज होता है प्राइस में, उस वो क्यों होता है? मनी सप्लाई के बढ़ जाने से। सिंपल लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई है। मनी की सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइसेस में भी इजाफा होगा। आउटपुट में कमी, सप्लाई में कमी। अभी क्या हुआ था हाल ही में, नींबू के दाम कितने बढ़ गए थे? क्यों बढ़ गए थे? क्योंकि नींबू की खेती उतनी नहीं हो पाई थी। खेती हो गई थी पर ट्रांसपोर्टेशन नहीं था। ठीक है, तो जब आउटपुट कम हो जाता है ना, किसी चीज की सप्लाई कम हो जाती है, तो उसकी जो प्राइसेस है वो अपने आप बढ़ जाती है। ठीक है, और तीसरा है उसकी डिमांड में बढ़ जाना। बिल्कुल, अगर किसी कमोडिटी की डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है, तो उसका जो प्राइस है अपने आप बढ़ जाएगा। किसी चीज के पीछे लोग भागेंगे तो अपने आप उसका प्राइस बढ़ जाएगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, 1 2 3 ओनली। 83 की बात करते हैं यहाँ पे। इनमें से कौन सा ग्रुप ऑफ आइटम्स इंक्लूडेड है इंडिया के फॉरेन एक्स रिजर्व में? फॉरेन करेंसी, हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, उनमें कौन सी चीजें आती हैं? फॉरेन करेंसी एसेट्स बिल्कुल आती है, एचडीआर आती है। लोन्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज नहीं, लोन नहीं आते हैं इसमें। ठीक है, तो लोन जो वर्ड है वो आप हर जगह से हटा दो। जहां पे भी लोन है वो ऑप्शन में नहीं होगा, बचा क्या? बी। फॉरेन करेंसी एसेट्स, गोल्ड होल्डिंग ऑफ आरबीआई और एचडीआर। एचडीआर क्या होते हैं? स्पेशल ड्राइंग राइट्स। स्पेशल ड्राइंग राइट्स क्या होते हैं? आईएमएफ में जो हमारा पैसा जमा होता है ना, वो स्पेशल ड्राइंग राइट्स के फॉर्म में होता है। एचडीआर, एचडीआर एक तरीके से आईएमएफ की करेंसी है। ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की करेंसी एचडीआर। एचडीआर यहाँ पे जो होता है वो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में होता है, लोन नहीं होता। इतना सा पता हो तो सीधा सीधा आंसर आपका बी निकल जाएगा। 84 की बात करते हैं। 86 84 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी मोस्ट इन्फ्लेशनरी इन इट्स इफेक्ट? सबसे ज्यादा महंगाई करने वाली चीज कौन सी होगी इनमें से, जिसकी वजह से महंगाई बहुत ज्यादा हो जाएगी? पब्लिक डेब्ट का रिपेमेंट करना, पब्लिक से बोरो करना बजट डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए, बैंक से बोरो करना बजट डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए, या नई मनी ही प्रिंट कर देना बजट डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए? तो सबसे ज्यादा जो इन्फ्लेशनरी होती है वो ये होती है, न्यूज में भी काफी टाइम से थी। इसको डेफिसिट फाइनेंसिंग बोलते हैं और इस पे इकोनॉमिक एडवाइजर्स कहते हैं कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके लिए आपको पैसा ही नया क्रिएट करना पड़ेगा। देखो, आप किसी से बोरो करते हो ना, तो मनी सप्लाई तो उतनी है ना, बस पैसा इधर से उधर हो रहा है। तो मनी सप्लाई वो है, तो इन्फ्लेशन तो प्राइसेस में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट आप नई मनी प्रिंट कर रहे हो तो इससे क्या हो रहा है, लोगों के पास पैसा ज्यादा जाएगा, मार्केट में पैसा ज्यादा जाएगा, लोगों के पास पैसा ज्यादा जाएगा, लोग ज्यादा खर्च करेंगे, ज्यादा खर्च करेंगे, डिमांड ज्यादा होगी, डिमांड ज्यादा होगी तो इन्फ्लेशन होगा। अभी अभी अपन ने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था, इसलिए जो उसका आंसर है वो है डी। क्वेश्चन नंबर 85 की बात करते हैं। मनी की सप्लाई सेम है बट डिमांड बढ़ गई, तो उसका कारण क्या है? प्राइसेस में गिरावट, कीमतों में अगर गिरावट हो जाए तो यहाँ पे मनी की डिमांड बढ़ जाती है। ऐसा नहीं होगा क्योंकि सप्लाई तो सेम ही है। ठीक है, सप्लाई तो सेम ही है। यहाँ पे सप्लाई, लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ये कहता है कि अगर सप्लाई में कमी आ जाए तो डिमांड बढ़ सकती है। ठीक है, बट सप्लाई तो यहाँ पे सेम है, पहला तो नहीं होगा। इंटरेस्ट रेट में बढ़ोतरी हो जाना ये हो सकता है। देखो, मनी सप्लाई सेम है। फॉर एग्जांपल मान लो किसी देश में 100 रुपए है लोगों, जीडीपी किसी देश की, जीडीपी नहीं, लोगों के पास 100 रुपए मान के चलिए। ठीक है, टोटल मतलब किसी के पास 10 रुपए, किसी के पास 5 रुपए। अगर एकदम से कि लोगों में डिमांड बढ़ जाए मनी की,
एकदम से लोगों में भूख आ जाएगी, पैसा चाहिए पैसा चाहिए, तो जितना मनी अवेलेबल है उसकी प्राइस, उसकी जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी तो वैल्यू बढ़ जाएगी। तो आदमी किसी दूसरे आदमी को पैसा तब देगा जब बहुत ज्यादा ब्याज मिल रहा हो। इसका इसलिए आंसर होगा बी। ठीक है, सप्लाई ऑफ मनी वो सेम है, ये ध्यान रखना है यहाँ पे, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 86 पे आते हैं। फ्रूट्स स्टोर्ड है कोल्ड चैम्बर में, ठीक है, तो इस आपको पता है कोल्ड जो चैम्बर्स होते हैं, कोल्ड स्टोरेज होती है, उनमें फ्रूट्स रखे जाते हैं लॉन्गर स्टोरेज लाइफ के लिए। बट ऐसा क्यों होता है, लॉन्गर स्टोरेज लाइफ क्यों होती है उनकी? तो पहला ऑप्शन है हमारा ए, वो ये कहता है कि सनलाइट का एक्सपोजर नहीं होता इस वजह से। आंसर बिल्कुल गलत है। सनलाइट से और उनके स्टोरेज लाइफ से कोई फर्क, यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं है। ऑप्शन नंबर बी है कि उस इन्वायरमेंट में सीओडी, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, CO2 की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है। ठीक है, बट ये आंसर ये भी गलत है, ऑप्शन ये भी गलत है। सी है कि रेस्पिरेशन की रेट डिक्रीज हो जाती है, ये सही है। रेस्पिरेशन की रेट अगर डिक्रीज हो जाएगी तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो एक्टिविटी है बैक्टीरिया वगैरह की वो कम हो जाएगी। ठीक है, इससे स्टोरेज लाइफ भी बढ़ जाएगी। इसका आंसर होगा सी। 87 पे आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग फोना ऑफ इंडिया। एक फोना फ्लोरा आपको पता ही है। फोना होता है एनिमल्स, फ्लोरा होता है प्लांट्स। फोना की बात हो रही है, फोना के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। कौन सी इंडेंजर्ड है यहाँ पे? तीनों, घड़ियाल, लेदरबैक टर्टल और सैम डियर, तीनों है। देखिए जब एक क्वेश्चन पूछा गया था जब ये तीनों थे। आज घड़ियाल क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, लेदरबैक टर्टल भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ठीक है, स्वैम्प डियर जो है वो वल्नरेबल हो गया है अब, ये ध्यान रखना है आपको, वल्नरेबल हो गया। टर्टल्स के बारे में याद रखिएगा, जैसे एक ओलाइव रिडली टर्टल बहुत फेमस है हमारे। ठीक है, जो उड़ीसा के कोस्ट पे आता जाता है, ओलाइव रिडली टर्टल। टर्टल्स के बारे में हमेशा याद रखिएगा, कभी पूछा जा सकता है। इसका आंसर होगा 1 2 3। उस टाइम पे इंडेंजर्ड थे तीनों जब ये सवाल पूछा गया था। बॉल बियरिंग, आपने बाइसिकल्स में बॉल बियरिंग देखी होगी, तो वो क्यों यूज की जाती है? बॉल बियरिंग यूज जाती है फ्रिक्शन रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, फ्रिक्शन कम करने के लिए। फ्रिक्शन कम तब होगा जब एरिया कम होगा। ठीक है, तो जब इतनी चीज आपको पता है कि एरिया कम होगा तो इसका सीधा सीधा आंसर बन जाएगा सी। इफेक्टिव एरिया ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द व्हील एंड एक्सेल इज रिड्यूस्ड। ठीक है, इसका आंसर होगा सी। 89। कंसिडर द फॉलोइंग फिनोमिना। इसमें से बताना है कि कौन सा ऑप्टिकल इल्यूजन है। ऑप्टिकल इल्यूजन मतलब, अब ठीक है जैसे मान के चलते हैं आपको ऑप्टिकल इल्यूजन के बारे में नहीं पता, बट इल्यूजन वर्ड दिख रहा है आपको, तो इससे समझ में आ रहा है कि ऐसी चीजें जो दिख रही हैं कि हो रही है बट असल में ऐसा नहीं है। तो जैसे आप इनमें देखेंगे जो फोर्थ ऑप्शन है वो है आसमान में तारों का चमकना। तो तारे चमकती नहीं है, तारों पे रोशनी पड़ती है, लाइट रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, प्लैनेट्स की या जिसकी भी, उनके मून्स वगैरह की। तो स्टार्स जो ट्विंकल हो रहे हैं, स्टार्स में लाइट नहीं है बट लग रहा है कि स्टार्स लाइट एमिट कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा ऑप्टिकल इल्यूजन तो यही है। ये आपको पता चल गया तो आंसर बी और सी में से एक होगा, ये आपको पता चल गया, क्योंकि 4 इसमें और इसमें। फिर थर्ड आप अगर ऑप्शन देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि मून जब दिखाई देता है, ठीक है, सुबह के टाइम मून जब दिखाई देता है, देखो ऐसा है कि जब शाम में मून दिखाई देता है ना, तो वो मून वास्तव में दिखाई दे रहा है, वो कोई ऑप्टिकल इल्यूजन नहीं है, ये हमको क्लियर है। तो ये ऑप्टिकल इल्यूजन नहीं है, तो यानी कि बी गया, बचा सी। 1 2 4। क्वेश्चन नंबर 90 पे आते हैं। रेनबो प्रोड्यूस होता है जब सनलाइट रेन की ड्रॉप्स पे फॉल होती है। तो इनमें से कौन सा फिजिकल फिनोमिना इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? डिस्पर्शन, डिस्पर्शन होता है लाइट की स्केटरिंग, बिखर जाना। रिफ्लेक्शन होता है लाइट का बेंड हो जाना। इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है ऐसे, ठीक है, रिफ्लेक्ट हो गई लाइट। इसमें जो आंसर है 1 2 3 तीनों है, तीनों की वजह से रेनबो बनता है। मैनी ट्रांसप्लांटेड सीडलिंग डू नॉट ग्रो।
ट्रांसप्लांट किए गए जो सीडलिंग होते हैं वो ग्रो नहीं कर पाते। सीडलिंग मतलब होते हैं आपके पौधे, प्लांट छोटे छोटे जो होते हैं ना। तो जब नर्सरी में उगाते हैं फिर इनको कहीं और ले जाते हैं अगर उगाने, पहले नर्सरी में उगा लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा, फिर कहीं और उगाने लेके जाते हैं तो वो ग्रो नहीं कर पाते हैं कई बार। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा जो उनके रूट्स होती हैं, रूट्स में कुछ हेयर्स होते हैं, वो हेयर्स ट्रांसप्लांटेशन के दौरान लॉस्ट हो जाते हैं। इसलिए इसका आंसर होगा सी। 92 की बात करते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ, कोई कंट्री है कंट्री एक्स, इकोनॉमिक ग्रोथ इस कंट्री में होगी ही होगी अगर, ऑप्शन ए, वर्ल्ड इकोनॉमी में टेक्निकल प्रोग्रेस, अगर पूरी दुनिया में टेक्निकल प्रोग्रेस हो रही है तो जरूरी थोड़ी है कि वर्ल्ड में हर कंट्री में होगी होगी। दुनिया में तो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस बहुत सारी कंट्रीज में हो रही है, तो नॉर्थ कोरिया या जो आपके लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज है, उनमें क्यों नहीं हो रही? फिर वो उनमें इकोनॉमिक ग्रोथ क्यों नहीं हो रही? सिंपल लॉजिक है, दुनिया में जो हो रहा है उससे हर कंट्री पे थोड़ी इफेक्ट पड़ेगा, तो ये गलत है। पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है उस कंट्री में, अरे भाई इंडिया चाइना की इतनी पॉपुलेशन ग्रोथ है, इंडिया की इतनी पॉपुलेशन ग्रोथ है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ जरूर थोड़ी इसकी वजह से हो ही जाएगी। कहाँ हो रही है? नहीं हो रही ना, सिंपल सी बात है। पॉपुलेशन के ग्रोने से इकोनॉमिक ग्रोथ का क्या कनेक्शन है? उस कंट्री में कैपिटल फॉर्मेशन हो, ये हो सकता है कैपिटल फॉर्म हो। ऑप्शन नंबर डी है, जब वर्ल्ड इकोनॉमी में ट्रेड ग्रो हो। वही बात, दुनिया में ट्रेड बढ़ रहा है तो जरूर थोड़ी है कि हर कंट्री की इकोनॉमी ग्रो होगी, है ना। तो डी भी गलत है, इसका जो बच्चा है वो है आपका ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट? कौन सा इसमें करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना। वायरस के पास एंजाइम नहीं होते, वो एंजाइम नहीं होते जो एनर्जी के जनरेशन के लिए जरूरी होते हैं। बिल्कुल सही। वायरसेस कोई भी सिंथेटिक मीडियम में कल्टीवेट किए जाते हैं ना, नहीं किया जा सकता, इनको होस्ट चाहिए कल्टीवेट करने के लिए। वायरसेस ट्रांसमिट किए जाते हैं एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में बायोलॉजिकल वेक्टर्स के थ्रू ही। नहीं, ऐसा नहीं है, ओनली यहाँ पे जो वर्ड है ना गलत है, बहुत सारे तरीकों से ट्रांसमिट किया जा सकता है। मतलब वायरसेस एक बॉडी से, एक बॉडी में एंटर हो सकते हैं दूसरी बॉडी से, सोयल से भी हो सकते हैं, वाटर से भी हो सकते हैं, एयर से भी हो सकते हैं, नोज से भी हो सकते हैं, माउथ से भी हो सकते हैं, कहीं से भी हो सकते हैं। तो ये तो तीसरा तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो आपका जो बचा वो है 1, इसका जो आंसर है इसलिए वो ए है, 1 ओनली। बट आपको अगर 3 में आपने अगर लॉजिक लगा लिया कि बायोलॉजिकल वेक्टर ही नहीं बल्कि सोयल, वाटर, एयर से भी तो वायरस ट्रांसमिट होते हैं, तो आपका सीधा सीधा सब एलिमिनेट हो जाएगा, आपका जो बचेगा वो होगा 1 ओनली। अगले पे आता है, लीफ मॉडिफिकेशन अकर होती है डेजर्ट एरियाज में। तो लीफ मॉडिफिकेशन कौन कौन सी अकर होती है, मतलब लीफ में क्या क्या चेंजेस आते हैं डेजर्ट एरियाज में? लीव्स जो है हार्ड और वैक्सी बन जाती हैं, या तो उन लीव्स पे कोई बहुत छोटे पत्ते होते हैं, नहीं होते, और होते भी हैं पत्तों पे तो बहुत छोटे होते हैं, ठीक है, या फिर पत्तों की जगह थॉर्न्स होते हैं, कांटे होते हैं। इसका जो आंसर है वो है 1, 2 एंड 3, तीनों चीजें होती हैं। डेजर्ट एरियाज में लीव्स अपने आप को ट्रांसफॉर्म करती है ताकि पानी कम से कम वेस्ट हो उस ट्री में से। तो ट्री जो है या तो लीव सिकुड़ जाती हैं या लीव की जगह काटे आ जाते हैं, क्योंकि लीव्स के थ्रू क्या होता है, पानी रिलीज होता है। तो लीव्स अगर छोटी होंगी या काटे होंगे उनकी जगह, तो प्लांट में से पानी ज्यादा नहीं निकलेगा। तो डेजर्ट में तो ऐसे पानी कम रहता है ना, तो पानी की जरूरत होती है इस वजह से। क्वेश्चन नंबर 95, जो नॉन फोर्सेस ऑफ नेचर हैं जैसे ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, वीक न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इनमें इनकी बात हो रही है यहाँ पे। तो ग्रेविटी सबसे स्ट्रॉन्ग है, बता रहा नॉट करेक्ट बताना है अपने को, जो करेक्ट नहीं है। ग्रेविटी सबसे स्ट्रॉन्ग है, गलत, ग्रेविटी सबसे वीकेस्ट। ग्रेविटी ज्यादा इसलिए होती है क्योंकि मास ज्यादा होता है उस बॉडी का, ठीक है, बट ये सबसे वीकेस्ट है, ठीक है। तो इसको जो पढ़ते ही आंसर समझ में आ रहा है कि हाँ ग्रेविटी स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं है, वीकेस्ट, इसलिए गलत है। The efforts to detect existence of Higgs boson particle have become frequent news in recent past. हिग्स बोसन आर्टिकल के बारे में आपने पढ़ा होगा पार्टिकल फिजिक्स में। तो इस पार्टिकल की डिस्कवरी का क्या इंपॉर्टेंस है? स्टेटमेंट नंबर 1, इससे हमें समझ आएगा कि एलिमेंट्री पार्टिकल्स में मास क्यों होते हैं। हाँ, बहुत टाइम से ये चल रही थी खोज इस पे, तो ये समझ आएगा। ऑप्शन नंबर 2, नियर फ्यूचर में हमें पता चल जाएगा कि हम ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकते हैं जिसमें हम
एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में मैटर ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। तो नियर फ्यूचर में इतनी भी टेक्नोलॉजी डेवलप होना ये इम्पॉसिबल है। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है। थर्ड है कि हम न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए बेटर फ्यूल क्रिएट कर सकते हैं, तो न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए फ्यूल्स और हिग्स बोसन का कोई रिलेशन ही नहीं है। बचा क्या? वन। तो इसका आंसर क्या होगा? वन ओनली। 97, mycorrhizal biotechnology has been used in rehabilitating degraded sites because mycorrhiza enables their plants to, ये टेक्नोलॉजी यूज होती है डिग्रेडेड साइट्स को रिहेबिलिटेट करने में, क्योंकि जो माइकोरिजा होता है प्लांट्स को इनेबल करता है क्या करने में? ड्रोट रेसिस्ट करने में, एब्जॉर्टिव एरिया बढ़ाने में, पीएच के एक्सट्रीम को टॉलरेट करने में, या डिजीज इन्फेस्टेशन को रेसिस्ट करने में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1, 2 एंड 3, तीनों। इन तीनों में हेल्प करती है ये माइकोरिजा, ठीक है। 98, इनमें से कौन सा कंस्टिट्यूट करता है इनमें से कौन नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का पार्ट है? प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल है, फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन, यूनियन कैबिनेट का मिनिस्टर, या स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1, 3 एंड 4 ओनली। फाइनेंस कमीशन का चेयरपर्सन इसका पार्ट नहीं होता है। 99 की बात करते हैं। किसी देश की नेशनल इनकम किसके बराबर होती है? जो जितने भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं नेशनल्स के द्वारा वो, या फिर टोटल कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होता है उसका सम, या फिर उन सारे इंडिविजुअल्स की पर्सनल इनकम, या फिर फाइनल जो सर्विसेज गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं उनकी जो फाइनल मनी वैल्यू है उसकी बात हो रही है यहाँ पे। इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कि जो नेशनल्स के द्वारा गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है उनकी टोटल वैल्यू नेशनल इनकम होती है। लास्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे, इनमें से कौन सा डायरेक्ट क्रेडिट असिस्टेंस देता है रूरल हाउस होल्ड को? डायरेक्ट क्रेडिट असिस्टेंस का मतलब है कि हाउस होल्ड्स को डायरेक्ट पैसा इनसे मिल सकता है। गांव में से कोई बंदा या रूरल हाउस होल्ड्स में से कोई बंदा इनके पास जाके सीधे पैसे ले सकता है। तो रीजनल रूरल बैंक, यस, इसका तो ऑब्जेक्टिव ही है, ठीक है। नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, नहीं। लैंड डेवलपमेंट बैंक, यस। का जो करेक्ट आंसर है वो है 1 एंड 3 ओनली। नाबार्ड क्यों नहीं है? देखो, नाबार्ड, या फिर आपने नाम सुना होगा मुद्रा का, ठीक है, मुद्रा जो बैंक है, ये आपके रिफाइनेंसिंग बैंक्स होते हैं। ये रिफाइनेंस करते, ये बैंकों को पैसा देते हैं और बैंक फिर आपके रूरल हाउस होल्ड में, अर्बन हाउस होल्ड में देते हैं। ये डायरेक्ट असिस्टेंस नहीं देते। डायरेक्ट क्रेडिट असिस्टेंस की यहाँ पे बात हो रही है, ये वो नहीं करते हैं। ये नाबार्ड और मुद्रा का काम नहीं है, ठीक है। ये काम है रीजनल रूरल बैंक्स का, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स का, कमर्शियल बैंक्स का, या कोऑपरेटिव बैंक्स का, ठीक है। नाबार्ड और मुद्रा का ये काम नहीं है, ये रिफाइनेंसिंग बैंक्स होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1 एंड 3 ओनली।